नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। इतनी डिटेल जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आज पाठशाला शुरू करता हूं और पहले आपको बताता हूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर लेकर आया हूं। मोदी पुतिन की वो डील जिसने दुनिया को बचा लिया, वो कौन सी डील नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच हुई है तब जब रूस लड़ाई लड़ रहा है, आज उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही वो टेस्ट जिसमें मोदी फेल होते तो आपकी जेब खाली हो जाती, आज उसके बारे में बताऊंगा। चीन में फैक्ट्री छोड़कर क्यों भाग रहे हैं लोग, चीन का हाल देखेंगे तो चक्कर आ जाएगा आपको। और साथ ही हिंदू चोल राजाओं का चुनाव आयोग आज आपको दिखाऊंगा। आप देखकर दंग रह जाएंगे कि सदियों पहले हिंदू चोल राजाओं ने चुनाव आयोग बना रखा था। उसके बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, आज उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में पुल हादसे की जगह का दौरा किया है, अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इसके बाद वो मोरबी के एसपी ऑफिस में अधिकारियों से मिलने गए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मामले की गहनता से जांच करना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि इस हादसे से जो सबक लिए जाएंगे उन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाए। मोरबी हादसे में अब तक 135 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली की जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जेल मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन ने उससे 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के लिए वसूले। वो आरोप लगा रहा है कि सत्येंद्र जैन ने जेल में सलामती के नाम पर उससे 10 करोड़ रुपए अलग से लिए। सत्येंद्र जैन खुद 30 मई से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। सुकेश चंद्रशेखर के आरोप पर केजरीवाल ने कहा कि मोरबी हादसे से ध्यान हटाने के लिए फर्जी खबरें प्लांट की जा रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया है। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी नाम दिया गया है। आरबीआई ने अभी होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए ई रुपी जारी किया है। यह फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। डिजिटल करेंसी के लेन देन में 9 बैंक शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात के मेहसाणा और आणंद जिलों के कलेक्टर को विशेष अधिकार दिए हैं, जिसके तहत इन दोनों जिलों के कलेक्टर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता सर्टिफिकेट दे सके। इस फैसले से इन देशों के हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने में आसानी हो। देश में एक बार फिर जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। अक्टूबर महीने में जीएसटी से 1,51,00,000 रुपए मिले और यह दूसरा मौका है जब जीएसटी से रेवेन्यू 1.5 लाख के पार चला गया है। पिछले महीने के मुकाबले अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 16.6% बढ़ गया है। इजराइल में आम चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। 4 साल से भी कम समय में यह 5वां चुनाव है। मतदान रात 10 बजे तक चलेगा। नतीजे कल आएंगे। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी सत्ता वापसी की दौड़ में है। 2019 से इजराइल में राजनीतिक अस्थिरता है। इजराइल में पिछले 4 चुनाव में किसी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला। इजराइल के 74 साल के इतिहास में किसी एक दल को कभी बहुमत नहीं मिला। परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर विवादों में है। रूस ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो परमाणु बम बनाने में यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूसी सांसद इगोर मोरोजोव ने दावा किया है कि यूक्रेन और पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाने की तकनीक के बारे में चर्चा की। इगोर रूस के रक्षा कमेटी फेडरेशन काउंसिल के सदस्य हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर सरकार केस चलाएगी। तेहरान में 1000 लोगों पर केस चलेगा। माना जा रहा है कि ये 1000 लोग वो हैं जो इस प्रदर्शन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन लोगों पर सुरक्षा कर्मियों से उलझने, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने समेत कई आरोपों के तहत केस चलेगा। ईरान में 16 सितंबर को 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद हिजाब के खिलाफ भीषण प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये हो गया दिन भर की खबरों का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उस डील के बारे में, उस डील का चैप्टर जिसने दुनिया को बचा लिया।
पूरी दुनिया तेल गैस की कीमत से परेशान है। तेल गैस की बड़ी कीमतों से महंगाई चरम पर है। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, मैंने आपको बताया दुनिया के कितने ही हिस्सों में महंगाई को लेकर सड़क पर लोग उतर रहे हैं। यह महंगाई इतनी खतरनाक हो गई कि ब्रिटेन जैसे देशों में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक चली गई। तेल गैस की बड़ी कीमतों और महंगाई का हाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति वहां की तेल कंपनी को धमका रहे हैं। राष्ट्रपति धमका रहा है कि अगर तेल के गैस नहीं किए, गैस के दाम, तो ज्यादा टैक्स लगा देंगे तुम पर। मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा तो राष्ट्रपति धमकी देने पर आ गया अमेरिका का। यह दुनिया का हाल हो गया। उनसे खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा तो धमकी पे देके कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यह स्थिति और भी भयानक हो सकती थी। तेल और गैस की ग्लोबल कीमत और भी ज्यादा हो सकती थी। सोचिए दुनिया में तब कैसा हाहाकार मचा होता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की डील नहीं हुई। अब आप कहेंगे ऐसी क्या डील कर ली भाई कि दुनिया पर असर पड़ रहा है। आज उसी के बारे में बताऊंगा। और सिर्फ दुनिया नहीं, भारत में इसका कितना बड़ा इंपैक्ट है आपको बताऊंगा। यह डील है रूस से तेल खरीदने का फैसला, जिसको लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश, वहां का मीडिया, प्रोपेगेंडा फैलाने वाला मीडिया, जैसे हमारे यहां वहां भी है, हमारे यहां अकेले थोड़े ही हैं, वहां भी प्रोपेगेंडा फैलाने वाली मीडिया है। भारत के पीछे 8 महीने से ये लोग पड़े हैं कि रूस से भारत तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत ने जो रूस का तेल खरीदा, उससे कैसे भारतीयों को और पूरी दुनिया को फायदा हुआ, आज उसका चैप्टर लेकर आया हूं। आपको यकीन नहीं होगा कि तेल भारत खरीद रहा है और दुनिया का फायदा हो रहा है। आपको मोदी सरकार के उस मंत्री से भी आज मिलवाऊंगा जिसने भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे पश्चिमी देशों को ऐसा दमदार जवाब दिया जिसकी चर्चा दुनिया में हो रही है। पहले भारत के फौजी घर में घुसकर ठोकते थे, अब नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री घर में घुसकर ठोक आ रहे हैं। पहले एस जयशंकर को देखा, अमेरिका में बैठकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को जवाब देकर आए। अब हरदीप पुरी अमेरिका में बैठकर अमेरिका की प्रोपेगेंडा वाली मीडिया को धोकर आए। तो उनसे भी आज आपको मिलवाऊंगा। उनका वो जवाब जिसके बाद रूस के मामले में भारत पर दबाव बनाने वालों की बोलती बंद हो गई, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मोदी पुतिन की डील के बारे में आपको बताता हूं। जो डील करना होती तो दुनिया और बदतर हालत में होती, और इसको आपको समझना पड़ेगा जरा डिटेल में। ये सब चैप्टर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये सब यहीं मिलता है, क्योंकि हम जिस डिटेलिंग में जाते हैं और कोई नहीं जा पाता। भारत ने रूस से तेल खरीदा। अब इसका आंकड़ा देखिए जरा, ये क्या हिसाब बैठा है। अप्रैल से लेकर जून 2022, जून 2022, इस दौरान भारत ने रूस से तेल खरीदा औसतन 60,000 बैरल पर डे, प्रतिदिन 60,000 बैरल प्रतिदिन रूस से भारत तेल खरीद रहा था। कब से कब तक? अप्रैल से लेकर जून 2022 तक। अक्टूबर में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चरम पर चला गया, अक्टूबर से पहले, और अमेरिका और बाकी लोग दबाव बनाते रहे इंडिया पे कि ना खरीदो, देखिए इंडिया ने उस दबाव को दरकिनार करते हुए क्या किया कि यही आंकड़ा अक्टूबर में आप देखेंगे तो ये उठकर कहां चला गया? 8,90,000 बैरल प्रतिदिन, पर डे। इंडिया कहां 60,000 बैरल खरीदता था रशिया से एक दिन में भारत, अब 8,90,000 बैरल पर डे इंडिया खरीद रहा है। तब जब अमेरिका, यूरोपीय देश, वहां की मीडिया चारों तरफ से गिद्ध की तरह लुझ गए, भारत पर चढ़े हुए हैं कि रोको रोको रोको, ये ना करो। लेकिन ये जो भारत कर रहा है, 8,90,000 बैरल खरीद रहा है पर डे, इसने दुनिया को बचाया है। कैसे? वो आपको आगे बताऊंगा। अभी ये आंकड़ा पकड़ के रखिए। पहले समझ लीजिए कि तेल उत्पादक देश के बारे में आपको बताता हूं वो कौन कौन से हैं। एक आपने नाम सुना है, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके टॉप 5 जो हैं देश,
जहां पर सबसे ज्यादा तेल मिलता है और वो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है सऊदी अरब, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि भाई ये सऊदी अरब जो है यहां से लोग तेल खरीदते हैं। दूसरा इराक, जहां अमेरिका घुस गया था, सब बर्बाद करे आया, वो इराक। तीसरा है यूएई, जहां पर सबसे ज्यादा तेल निकलता है, वहां से लोग खरीदते हैं। चौथा है कुवैत और पांचवा है ईरान। ये 5 ओपेक के सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देश। इसमें रूस की स्थिति भी है। आप कहेंगे इसमें रशिया तो है ही नहीं। रशिया जो है वो दुनिया का 11% तेल जो है वो कहां से निकलता है? वो रशिया उत्पादन करता है। अब रूस का तेल दुनिया में भारत और चीन जैसे कुछ ही देश खरीद रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से प्रतिबंध लगा दिया इन लोगों ने। तो बाकी तो अमेरिका और यूरोपीय देश तो उधर ही हैं, खरीद वो भी रहे हैं, अभी बताऊंगा यूरोपीय देश का भी। लेकिन मेजरली रशिया से कौन खरीद रहा है अगर आप देखेंगे तो एक हो गया भारत और दूसरा हो गया चीन। यही 2 देश मेजरली खरीद रहे हैं रशिया से। तेल की सप्लाई पर असर पड़ रहा है, इससे तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। तेल के बढ़ते दामों के बीच ओपेक देशों ने यह फैसला किया था कि वो तेल उत्पादन में कटौती कर देंगे। अब तेल में उत्पादन में कटौती होगी, उत्पादन कम होगा तो क्या होगा भाई? कीमत बढ़ेगी। बड़ा सिंपल सा फैक्टर है, कीमत बढ़ जाएगी। ये ओपेक देशों ने कहा कि हम प्रोडक्शन घटाएंगे, अमेरिका आंख दिखाता रह गया, वो नहीं माने। इस वजह से तेल के दाम दुनिया भर में बढ़े हैं और इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। युद्ध के वक्त से ही रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे और कई देशों के साथ रूस का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफी कम हो गया। अभी आ रहा हूं कि इंडिया तेल खरीद रहा है तो कैसे दुनिया पर फर्क पड़ रहा है, अभी आ रहा हूं उस पर, थोड़ा सब्र रखिए। लेकिन रूस अमेरिका के बीच आप देखिए, व्यापार देखिए, दुनिया में जो प्रतिबंध लगा उसके बाद रूस और यूएस के बीच जब से प्रतिबंध लगा है, व्यापार 35% कम हो गया है, गिर गया। रूस और ब्रिटेन, इनके बीच जो व्यापार चल रहा था ये 79% नीचे चला गया, डाउन। रूस और स्वीडन, अब इसमें रूस को कॉमन मान के चलिए, रूस और स्वीडन, इनके बीच में जो है व्यापार 76% डाउन चला गया। रूस और जर्मनी, इनके बीच व्यापार जो है वो 3% नीचे चला गया, डाउन। लेकिन इन देशों से व्यापार कम होने के बावजूद रूस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बढ़ गया। इसकी वजह यह है कि युद्ध के दौरान बहुत से देशों ने रूस के साथ अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा दिया और इसमें भारत टॉप पर है। युद्ध के दौरान रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो रूस और इंडिया का जो व्यापार है, जब आप देख रहे हैं कि बाकियों का डाउन जा रहा है, रूस और इंडिया का व्यापार 310% अप है। यानी दुनिया भारत से कह रही है कि रूस को छोड़ दो, इसको कोने में करो। इंडिया कह रहा है हम लेंगे उससे, और ट्रेड जो है इंडिया रशिया का 310% बढ़ गया है। रूस और टर्की के बीच भी ट्रेड बढ़ा, और ये कितना बढ़ गया? ये 198% बढ़ गया। कुछ और देश हैं जिन्होंने बढ़ाया, रूस ब्राजील में 106% बढ़ा, बेल्जियम के साथ 81% बढ़ा, और रूस और चीन के बीच 64% बढ़ा। यानी सबसे ज्यादा अगर रूस के साथ इस वक्त ट्रेड कोई बढ़ा रहा है तो वो है इंडिया। इसकी वजह क्या है? रूस से क्यों भाई सब कह रहे रूस को छोड़ दो, हम क्यों? एक तो भैया हमारी दोस्ती है, तुम्हारे कहने पर हम दोस्ती नहीं तोड़ते, पहली बात। दूसरी बात, रूस का तेल सस्ता मिल रहा है। कच्चे तेल का ग्लोबल बेंचमार्क माना जाता है ब्रेंट क्रूड ऑयल, इसको बेंचमार्क मानते हैं कि इसमें कच्चे तेल की जो कीमत होती है उससे तुलना करते हैं। तो रूस के कच्चे तेल के दाम एक समय पर ब्रेंट क्रूड ऑयल के मुकाबले $30 प्रति बैरल कम थे। यानी अगर मान लीजिए वहां $100 प्रति बैरल मिल रहा था दूसरे देशों में, तो रशिया में $70 का मिल रहा था, $30 कम।
सितंबर के आखिर तक रूस का कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल के मुकाबले करीब $20 प्रति बैरल सस्ता रह गया, अभी भी नीचे है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर सितंबर तक जो भारत ने पैसा बचाया वो था 35,000 करोड़ रुपया। यह भारत की बचत है, भारत की बचत रशिया से पेट्रोल खरीदने की वजह से। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा टेस्ट था, जिसमें अगर पीएम मोदी फेल हो जाते तो आपको पेट्रोल डीजल 150 से 200 रुपए लीटर खरीदना पड़ता। आज आपको पेट्रोल डीजल जिस रेट में मिल रहा है, आप यकीन मानिए कि आप किस्मत वाले हैं कि जो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 1 साल में पेट्रोल डीजल के रेट किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं दिए। हमारे यहां पेट्रोल और डीजल के दाम आज क्या हैं और 1 साल पहले क्या थे, जरा सुनिए। अभी आ रहा हूं इस पर कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है तो दुनिया का क्या हो रहा है। माफी चाह रहा हूं, सस्पेंस बढ़ा रहा हूं आपका, लेकिन ये सारी चीजें वहां जुड़कर पहुंचेंगी, इसलिए पहले ये बताता जा रहा हूं। आपको पहले दिल्ली का रेट बता रहा हूं। पेट्रोल के दाम 1 नवंबर 2022 को 96 रुपए 72 पैसे हैं दिल्ली में। 1 नवंबर 2021 को कितने थे? 109 रुपया 69 पैसा। इसी तरह से डीजल के दाम आपको अगर बताऊं, डीजल के दाम 1 नवंबर 2022 को 89 रुपया 62 है दिल्ली के अंदर। ये 1 नवंबर 2021 1 साल पहले 98 रुपया 42 पैसा था। यानी भारत में पेट्रोल की कीमत सस्ती हो गई, डीजल की कीमत सस्ती हो गई। और इस दौरान कच्चे तेल के दाम कितने बढ़ गए? अगर आप ये देखिएगा, जो कच्चे तेल की कीमत है, कच्चे तेल की कीमत वो कितनी बढ़ी है? भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। नवंबर 2021 जिस वक्त आप ज्यादा पैसे पे कर रहे थे, उस वक्त पेट्रोल 109 के पार था, तब क्रूड ऑयल था $84 प्रति बैरल। और अब नवंबर आप 2022 में खड़े हैं, नवंबर 2022, इसमें $95 प्रति बैरल है। एक बैरल की कीमत $95। यानी यहां पिछले साल के मुकाबले कच्चा तेल हो गया महंगा, लेकिन हमारे यहां पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया। आप कहेंगे यार ये कैसे? कच्चे तेल की कीमत बढ़ी तो यहां बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ी। दुनिया बाप बाप कर रही है, लेकिन यहां नहीं बढ़ी। नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने नहीं दिए, बल्कि घटा दिए। अब अगर महंगे कच्चे तेल पर सस्ता पेट्रोल डीजल बेचेंगे तो नुकसान होना तय है, और यह तेल कंपनियों को नुकसान भी होगा। लेकिन तेल कंपनियों का नुकसान बताऊं उससे पहले अब आपको समझाता हूं कि भारत जो ये दुनिया से तेल रशिया से तेल खरीद रहा है, इसका दुनिया पे क्या इंपैक्ट है, इसको समझिए। बॉस, रूस से जो तेल खरीद रहा है, रूस से तेल खरीदा भारत, इसका सीधा सीधा इंपैक्ट यह हुआ कि दुनिया में जिन देशों के पास तेल एक्सपोर्ट करने का एक तरीके से एकाधिकार है, उनका वो एकाधिकार और बढ़ा नहीं। भाई आप कह देंगे रूस से भी मत खरीदो। रूस कितना तेल एक्सपोर्ट करता है? दुनिया का करीब 11%। ये 11% भी अगर बंद हो गया तो वो ओपेक कंट्रीज और जो दूसरी कंट्रीज है जो ऑलरेडी प्रोडक्शन घटा रही हैं, तो कच्चे तेल की कीमत बढ़कर कहां जाएगी? वो करीब $200 प्रति बैरल तक चली जाएगी, ये आंकड़ा है। और अभी जब $95 प्रति बैरल है, तब आप 90 रुपए में दे रहे हैं। अब अगर वो डबल ट्रिपल हो जाएगा तो भारत में आपको कितना देना पड़ेगा? 150 से 200 रुपया, 150 रुपीज से लेकर 200 रुपया तक आपको पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ सकता था। लेकिन चूंकि भारत ने, कुछ और देशों ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, इस वजह से तेल का एकाधिकार जो है वो टूटा, तेल एक्सपोर्ट करने का एकाधिकार टूटा, डिमांड और सप्लाई का गैप जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गया। किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाती है।
रूस को हटा दीजिएगा कि नहीं रूस से नहीं लेंगे, तो जहां पे है वहां डिमांड बढ़ेगी, वो कहेंगे हम और महंगा बेचेंगे। वो नहीं हुआ और इसीलिए वो पुतिन से भारत का तेल लेना पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक वरदान साबित हो रहा। नहीं तो दुनिया में और ज्यादा महंगाई होती, और ज्यादा कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई होती। अब भारत पर लौटता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया, भाई यहां आपको साफ दिख रहा है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, लेकिन तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ रही, तो कोई तो इसका लोड उठा रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आप पब्लिक पर नहीं डाल सकते, नहीं तो वही हाल हो जाएगा जो दुनिया भर में हो रहा है। तो आप सोचिए कि अगर आप तेल कंपनी इंडियन ऑयल का उदाहरण देखिए, इस साल जुलाई से सितंबर के बीच इंडियन ऑयल को 272 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच इंडियन ऑयल को 6,360 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो जो कहते हैं सूट बूट वालों की सरकार है, गरीब जनता के बारे में, आम जनता के बारे में नहीं सोचती, आप देखिए इस वक्त ऐसे हालात हैं तो तेल कंपनियों को नुकसान उठाने के लिए कहा गया है, पब्लिक पे वो दबाव ट्रांसफर नहीं किया गया। इस साल अप्रैल से लेकर सितंबर तक इंडियन ऑयल को कुल घाटा 2,265 करोड़ रुपए का हुआ है, जबकि पिछले साल अप्रैल से लेकर सितंबर तक इंडियन ऑयल को 12,301 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। यहां आपको दुनिया की तेल कंपनियों के बारे में भी बताता हूं। सऊदी अरब की एक बड़ी तेल कंपनी है अरामको, कच्चा तेल महंगा होने से उसका प्रॉफिट 39% बढ़ गया है। तो वहां तेल कंपनियां नोट छाप रही हैं। यहां भारत की सरकार कह रही है कि पब्लिक को फायदा मिलना चाहिए, तुम अपना प्रॉफिट अभी छोड़ो, भूल जाओ, और पुरानी सरकार की तरह ऑयल बॉन्ड भी जारी नहीं कर रहे हैं कि बाद में जो अगली आएगी उससे वसूल लेना। अगर यह सब नहीं किया जाता तो आज पेट्रोल के दाम भारत में कितने होते, इसका थोड़ा अंदाजा आसपास के देशों से भी मिलता है। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल 224 रुपया 80 पैसा लीटर है और डीजल 235 रुपया है, जबकि पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 145 रुपए थे और डीजल 142 रुपया का था। इससे अंदाजा आपको लग रहा है, इमरान खान कह रहे थे ना कि हमारा देश गुलाम देश है, भारत की तरह आजाद नहीं है कि रूस से तेल ले ले। नहीं लिए तेल तो देखिए क्या हाल है। श्रीलंका में इस वक्त पेट्रोल के दाम 370 रुपए लीटर हैं, डीजल 415 रुपए का है। पिछले साल नवंबर में श्रीलंका में पेट्रोल 147 रुपए का था, डीजल 111 रुपए का था। यह पड़ोसी देशों को देखिए क्या हाहाकार मचा है। नेपाल में इस वक्त पेट्रोल के दाम 181 रुपए लीटर हैं, डीजल 178 का है। पिछले साल नेपाल में पेट्रोल की कीमत 136 रुपए थी, डीजल का 119 रुपया था। बांग्लादेश में इस वक्त पेट्रोल के दाम 130 टका प्रति लीटर हैं, डीजल के दाम 114 टका है। पिछले साल इसी वक्त 86 टका का पेट्रोल था और डीजल 80 टका का था। ये सारे पड़ोसियों का हाल देखिए तो आपको समझ में आएगा कि भारत में कैसे पेट्रोल डीजल के दाम 150-200 हो सकते थे आसानी से, उसको रोककर 90-95 पर रखा गया। क्योंकि अगर आप इसको देखने जाएंगे पेट्रोल में, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान में अगर आप देखिएगा जो पेट्रोल है, पेट्रोल और डीजल पिछले साल के मुकाबले आपको बता रहा हूं, इसमें बढ़ोतरी देखिए। पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 54% का जंप है और डीजल में 65% का जंप है। यह है भारत दुनिया के सामने दबाव में नहीं आया रूस से तेल खरीदने का नतीजा कि हमारे यहां यह स्थिति नहीं है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत में 151% का जंप है पिछले साल के मुकाबले और डीजल में 272% का जंप है। नेपाल एक और पड़ोसी देश, वहां पर पेट्रोल की कीमत 33% बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले और डीजल 49% का जंप है पिछले साल के मुकाबले। और अगर बांग्लादेश की बात करूं, जिसको कल हम वर्ल्ड कप में हराने वाले हैं, वो हमें तेल की बढ़ती कीमतों में पहले ही हरा चुका है, क्योंकि वहां पेट्रोल 51% बढ़ चुका है अब, और डीजल 42.5% पिछले साल के मुकाबले अप हो चुका है। यह है हाल।
तो भारत में आप देखिएगा तो भारत में पिछले साल के मुकाबले डाउन गया है, सब ऊपर जा रहे हैं। और इंडिया जो है उसमें पेट्रोल डीजल की कीमत पिछले साल के मुकाबले या तो कम हुई है या स्टैग्नेंट है अभी स्थिति। यह है इंडिया की स्थिति। दुनिया के ताकतवर और विकसित देशों से भारत की तुलना करें तो 2021 के मुकाबले 2022 में अगर आप देखेंगे, अमेरिका, ये आप कहेंगे पड़ोसी देश का हाल बताया, अब दुनिया का देखिए। अमेरिका में पेट्रोल के दाम 29% बढ़े, डीजल के दाम 43%। कनाडा पेट्रोल के दाम 46% बढ़े हैं, डीजल के दाम 43% बढ़े। यूके पेट्रोल के दाम में 17% की बढ़ोतरी हुई है, डीजल के दाम 20% बढ़े। स्पेन में पेट्रोल की कीमत 14% बढ़ी है, डीजल की कीमत 31% बढ़ी। दुनिया का यह हाल है। और यह और होता अगर भारत रशिया से तेल ना खरीदता तो वो जो बाकी के देश तेल बेचते हैं वो कच्चे तेल की कीमत और बढ़ाते और सब अभी और अंधकार में डूब रहे होते। भारत ने बचाया है। दुनिया का हाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल कंपनियों को खूब प्रॉफिट हो रहा है। वहां प्रॉफिट कमा रही हैं तेल कंपनियां, हमारे यहां नुकसान में है क्योंकि सरकार ने कहा है प्रॉफिट कम करो, अभी भूल जाओ प्रॉफिट, पहले पब्लिक का प्रॉफिट होना चाहिए। तेल कंपनियों के तेल गैस के दाम कम करने होंगे, वहां राष्ट्रपति धमकी दे रहा है। अगर कंपनियां तेल गैस के दाम कम नहीं करेंगी तो उन्हें हो रहे प्रॉफिट पर भारी टैक्स लगा दिया जाएगा। अमेरिका के कई राज्यों में पिछले कुछ महीने से हालत यह है कि तेल गैस के दाम 50% बढ़ गए। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि उनका पहला काम महंगाई कम करना है, जो देश की दुश्मन है। ब्रिटेन में 40 साल के रिकॉर्ड लेवल पर महंगाई है। वहां गैस और बिजली के दाम दोगुने हो गए हैं। वहां पर सरकार को गैस और बिजली के दाम पर प्राइस कैप लगाना पड़ा है, जो अप्रैल 2023 तक चलेगा। सरकार को कैप लगाना पड़ा है। पाकिस्तान में महंगाई 49 साल के रिकॉर्ड लेवल पर है। वहां पर पिछले साल के मुकाबले महंगाई दर 26% के पार चली गई। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि सितंबर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जब वो किसी मित्र देश को फोन करते हैं तो वो देश सोचते हैं कि कहीं ये पैसा मांगने तो नहीं आ जाए। ये हालत है पाकिस्तान की। पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमत बढ़ रही है। वहीं अपने देश में आप देखिए कि आज ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम कम किए गए। 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 115 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। पहले दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1859 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था, अब 1744 रुपए में मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर। इसका इस्तेमाल होटल और रेस्टोरेंट वाले करते हैं। लगातार 5 महीने हो गए जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए गए। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1053 रुपए है। अभी अक्टूबर में सरकार ने पिछले 2 साल से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री से हो रहे नुकसान के लिए 3 सरकारी तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया था। आपको यह भी समझना चाहिए कि एलपीजी सिलेंडर के दाम दुनिया में किस तरह से बढ़े और भारत में किस तरह से दाम को कंट्रोल में रखा गया है। यह सब इसलिए समझना जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि भारत दुनिया में कितनी बेहतर स्थिति में। जून 2020 से लेकर जून 2022, जून 2020 से लेकर जून 2022 2022, इस दौरान एलपीजी सिलेंडर की कीमत, एलपीजी सिलेंडर की कीमत, ये ग्लोबली जो है दुनिया में, दुनिया की बात कीजिए 300% बढ़ी है। 300% का जंप है एलपीजी सिलेंडर की कीमत। और इतने प्रेशर के बावजूद भारत में कितनी बढ़ी है? 72% का जंप है। कहां 300% का जंप और कहां 72% का जंप। ये दुनिया वर्सेस भारत, और ये इसलिए हो पा रहा है कि भारत बेहतर स्थिति में है, अप है, ऊपर है, क्योंकि सरकार ने तय किया, नरेंद्र मोदी ने तय किया, प्रधानमंत्री ने देश हित में तय किया कि तुमको जो कहना है कह लो, तुमको जो करना है कर लो। हम रूस से लेंगे पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल लेंगे तो लेंगे, फर्टिलाइजर लेंगे, किसानों को फायदा देंगे तो देंगे। और इससे
न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में क्या इंपैक्ट पड़ा है मैंने आपको बताया। आज मैंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से बात की। उन्होंने अमेरिका में जो मीडिया जिस तरह से काम करती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है भारत को लेकर कि अरे भारत रूस से खरीद रहा है, रूस से खरीद रहा है, इंडिया से नहीं, इंडिया पे प्रेशर बनाओ तभी तो रूस को साइड करेंगे। तो उन्होंने वहां बैठकर उस मीडिया को ऐसा ऐसा जवाब दिया कि बतौर भारतीय आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने आज उनसे कुछ सवाल पूछे हैं थोड़ी देर पहले, एक बार आपको सुनना चाहिए वो क्या डिटेल दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज की पाठशाला में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि आप इतनी मेहनत और लंबी फ्लाइट करके आए हैं और आपने तुरंत इस पर बातचीत के लिए हमें वक्त दिया, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरदीप जी, पहले तो हर भारतीय की तरफ से, चूंकि मैं वहां पर हूं नहीं, आपको एक वर्चुअल हग देना चाहता हूं सर। आपने जिस तरह से उस विदेशी चैनल के इंटरव्यू में भारत का पक्ष रखा और जितनी साफगोई से बातें रखी, हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया है सर। थैंक यू वेरी मच। और सर, लोग अब ये पहला सवाल ये पूछ रहे हैं, मैं अभी आंकड़ों पर आऊंगा और आपसे समझूंगा। लोग ये चर्चा करने लगे हैं सर कि पहले भारतीय फौज जो है वो घर में घुस के मार के आती थी, ठोक कर आती थी, सर्जिकल स्ट्राइक करती थी। अब नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री घर में घुसकर और ठोक कर चले आ रहे हैं। पहले एस जयशंकर जी अमेरिका में बैठकर अमेरिका को, यूरोप को सुनाकर चले आए। अब आप जाकर विदेशी मीडिया को वहीं उनके स्टूडियो में बैठकर सुनाकर चले आए। ये नरेंद्र मोदी जी से आप लोगों को कुछ निर्देश मिला हुआ है क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक करने का? देखिए, आप जो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से इंस्पिरेशन और ओवरऑल वर्किंग स्टाइल जो है कि जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको स्पष्ट तरीके से अपनी ऑडियंस के सामने, चाहे वो हमारे भारतीय नागरिक हो या फॉरेन ऑडियंस हो, देखिए नेशनल इंटरेस्ट हमेशा सुप्रीम होता है। तो मैं समझता हूं, मैं अपनी तरफ से बात कर सकता हूं, मेरे मित्र है जयशंकर जी, बट आई एम श्योर आई विल स्पीक ऑन हिज बिहाफ। इट्स नॉट कि हम वी मेक अ स्पेशल एफर्ट टू डू दिस। I mean, this is how it is supposed to be done. अब मैं जो आंकड़े हैं एनर्जी सेक्टर के, मैं उसके बारे आपके, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं 1 मिनट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस समय दुनिया में टोटल कंजम्पशन एनर्जी की, क्रूड ऑयल की, कोई 100 मिलियन बैरल्स एक दिन की, जिसमें से भारत जो है, हमारी कंजम्पशन 5 मिलियन बैरल्स है। अब मैं कई महीनों से कहता आ रहा हूं, हम जो 3 महीने में क्रूड ऑयल खरीदते हैं रूस से, कुछ और देश हैं यूरोपियन देश मिला के वो एक दोपहर में, इन 1 आफ्टरनून वो खरीदते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन कट्स हो रहे हैं ओपेक में या कहीं और 100 मिलियन की जगह अवेलेबिलिटी होगी सिर्फ 99 या 98 मिलियन। सपोजिंग जो देश रशिया से एनर्जी खरीद रहे हैं वहां से खरीदना बंद कर दें, तो वो तो जो बाकी अवेलेबल ऑयल है उस पर ज्यादा प्रेशर आएगा। तो अगर अभी $90 प्राइस है, वो तो प्राइस तो दाम तो उसका $200 चला जाएगा। दूसरी बात, अगर ये प्राइस कैप की बात करते हैं, मैं पूछता हूं मैं अपने इंटरलोक्यूटर से, अगर हंगरी जिसके पास तेल आता है थ्रू अ पाइपलाइन रूस से, या चाइना जिनको थ्रू पाइपलाइन आता है रूस से तेल, अगर उनको एग्जेम्पशन दे रहे हैं प्राइस कैप की, और जापान क्योंकि उसमें ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, साखलिन के पास, उनको मिल रहा है, तो फिर प्राइस कैप किसके, whom is the price cap targeting? तो इन सवालों के जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें समझ की थोड़ी कम है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वेस्टर्न जो नैरेटिव बनाते हैं उनमें एरोगेंस होती है। मैं नेसेसरली उस चीज से सहमत नहीं हूं, पर मैं समझता हूं हमारे पास वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी हैव टू टेल देम। और फिर ऐसे होता है कि
मिलिट्री एनालॉजी तो मुझे पता नहीं, पर आप ये मान के चलिए ट्रूथ जो है, सच्चाई, जब सच्चाई किसी के सामने आप रखेंगे तो वो नैरेटिव भी है, उसको कैसे उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। मैंने इनको कई बार बोला कि अगर मान लीजिए कल कोई प्रपोजल आता है तो हम उसको एग्जामिन करेंगे, हम देखेंगे उस प्रपोजल का मतलब क्या है। और दूसरा बात, ये टीवी चैनल्स के थ्रू क्यों प्रपोजल आ रहा है, मैंने इनको बताया, इन महिला को जिनके साथ जिसकी इंटरव्यू की आप चर्चा करने, मैंने 8-9 इंटरव्यूज किए हैं, पर आई थिंक वो आप रेफर कर रहे हैं एक इंटरव्यू को। मैंने उनको बताया कि मैं तो अभी अमेरिका से लौटा हूं, मैं उनकी जो ऊर्जा सचिव है, एनर्जी सेक्रेटरी जेनिफर ग्रैनहॉल, उनके साथ मेरी बड़ी लंबी बातचीत हुई है। और जैसी आप बातें टीवी स्टूडियो में बता रहे हो या जो आप नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे बायलैटरल में तो कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि न्यूज मीडिया जो है, इसके बारे हिंदुस्तान में तो हमें अभी और बहुत उदाहरण मिल रहे हैं, ये दे लेंड देमसेल्व्स टू द क्रिएशन ऑफ अ फेक नैरेटिव। तो थोड़ी सी वो बात है। बाकी मैं समझता हूं कि जानकारी की जो फेक नैरेटिव, ये जो प्रेशर इंडिया पर बनाने की कोशिश हो रही है, इसकी वजह क्या है? क्या वेस्टर्न वर्ल्ड को लग रहा है कि जब तक इंडिया उनके पाले में नहीं आएगा, रशिया पर असल दबाव बन नहीं पाएगा? या उनको लग रहा है कि हमसे तो महंगाई कंट्रोल हो नहीं रही, ये भाई लोग कर ले रहे हैं, तो इन पे प्रेशर बनाओ और इनको भी अपनी स्थिति में लाओ? प्रशांत जी, पहले तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इनमें कोई ऐसी कैपेसिटी है कि हम पे प्रेशर बिल्ड करें। मैंने कई बार कहा है डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में कि मोदीज इंडिया इज नॉट लायबल टू कम अंडर एनी प्रेशर, बिकॉज हमारी, आप देख लीजिए महामारी के दौरान कैसी कैसी बातें फैलाई गई थी और आखिर में जाके हमने कितने 219-220 करोड़ वैक्सीन बनाया और मुफ्त वैक्सीन के डोजेस बांटे। हमने सिर्फ हमारे यहां देखिए आप, हवाई जहाज में जी एयरप्लेन्स आर चॉकर ब्लॉक, हमारे एयरपोर्ट्स आर फुल। बाकी बड़े देश हैं कई, वहां पे बिल्कुल एब्सोल्यूट क्वाइट है, बड़ी बड़ी सिटीज लॉक्ड अप है। सो हमारा आप सक्सेस रेट देखिए और बाकियों का देखिए। सो प्रेशर में आने की तो बात ही नहीं है। हमारे यहां क्या है कि ये वेस्टर्न ऑडियंसेस को या वेस्टर्न प्रेस को मैं ब्लेम इसलिए नहीं करता ज्यादा, क्योंकि हमारे बीच में कुछ अपने लोग हैं जो उनको मोदी जी की सरकार के खिलाफ, मोदी जी के पर्सनली खिलाफ और कुछ नहीं मिलता तो ऐसे मुद्दे उठा लेते हैं। तो इनको इंस्पिरेशन हमारे डिसेंटर्स और हमारे डिसग्रंटल्ड एलिमेंट से मिलती है। और ये जो फेक नैरेटिव की बात है, मैं तो अपने काम में देख रहा हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रीडिजाइन होगा और कर्तव्य पाथ बन गया, उसके दौरान देखिए हमने क्या करना पड़ा। पढ़े लिखे लोगों ने बात की कि इसमें ग्रीन कवर हटाया जाएगा, जामुन पेड़ उखाड़े जाएंगे, और जो हमारे मिडिल क्लास और बाकी लोगों के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक एंटरटेनमेंट का स्पॉट है, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो मैंने जब बन गया कर्तव्य पथ, अब उनमें से कोई व्यक्ति जो क्रिटिसाइज करते थे आज सामने आने को तैयार नहीं है। दूसरा, एनर्जी में मैं आपको बता दूं, भारत एक ऐसा देश है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, हमने सोलर पावर का जो दाम है उसको कहां से लेके दम करके नीचे ले आए हैं, 25 सेंट पर यूनिट से लेके उसको 3 सेंट पे ले आए। दूसरा, जो पिछले 8 साल में काम हुआ है बायोफ्यूल्स में, हमारी बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग 1.4% होती थी 2014 तक, आज के दिन 10% से अधिक ब्लेंडिंग हो रही है। और हमारा टारगेट था 2030 तक 20% ब्लेंडिंग को कंप्लीट करना, वो टारगेट हम 2024 और 2025 तक कर लेंगे। 10% ब्लेंडिंग करने के कारण हम 40,000 करोड़ हमारी फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग है। इक्वली जो हम एथेनॉल बना रहे हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट से या प्रणाली से, हम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ हफ्ते पहले पानीपत में एक प्लांट की इनॉग्रेशन की है, जिससे 2nd जनरेशन एथेनॉल बनेगी एग्रीकल्चरल वेस्ट से। नवंबर के आखिर तक हम 90 मिलियन लीटर एथेनॉल फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट बनाएंगे। हमारा टारगेट 20% ब्लेंडिंग का है 2030 का, जो हम 2024-25 में ला लें। उसके टारगेट के लिए हमें
1,000 करोड़ लीटर चाहिए। हम ऑलरेडी 450 करोड़ लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम और भी करेंगे। सो जब ये बातें दुनिया के सामने रखी जाती हैं, उनको समझ आती है कि हमारी जो ग्रीन ट्रांजिशन की बात है, बाकी दुनिया में तो ट्रांजिशन की सिर्फ बात हो रही है, हमारे यहां ENP एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में हमारे पास 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का सेडिमेंट्री बेसिस था। कुछ महीने पहले हमने निर्णय लिया कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसको ओपन कर दिया जाएगा एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए। डेटा अवेलेबल है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं दुनिया की, एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, सब हिंदुस्तान आ रही है इसके लिए। सो इंडिया में तो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांजिशन में भी काम हो रहा है। मुझे लगता है यही आपने शायद उस इंटरव्यू में कहा भी था सर कि इंडिया के पास बहुत सारे ऑल्टरनेट प्लान्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो आप इंडिया की चिंता ना करें। एक आखिरी सवाल पूछकर, चूंकि आप बहुत थके हुए हैं सर, मैं आपका शुक्रिया करूंगा। क्या ये सच है या जो आप कह रहे थे, दर्शकों के लिए अगर समझा सके छोटे में, कि अगर जो कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं वो ना उठाए होते तो आज की तारीख में लोगों को पेट्रोल 150 से 200 रुपए लीटर खरीदना पड़ रहा होता इंडिया में? मैं आपको सिर्फ इसकी बड़ी सरल, बड़ी सिंपल 2 स्टेप्स बताता हूं। पिछले 1 साल में मैं रेफरेंस पीरियड देता हूं आपका अगस्त 2021 से लेके अगस्त 2022 तक। प्रशांत जी, इस समय 1 वर्ष के दौरान नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में और कनाडा में पेट्रोल का दाम बंक पे बढ़ा है। एक जगह 43% और दूसरी जगह 46%। भारत में सिर्फ बढ़ा है 2%। क्यों? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां एक दिन में 60 मिलियन पीपल जाते हैं पेट्रोल पंप में अपने स्कूटर, 3 व्हीलर, अपनी गाड़ियों को भरवाने में, और हमारे यहां इसलिए उन्होंने कहा है 2021 नवंबर में और मई 2022 में जो केंद्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती थी, उस समय जब 80 करोड़ से ज्यादा हमारे भारतीय नागरिकों को दिन में 3 समय का ड्राई राशन दिया जा रहा था, उस समय केंद्रीय सरकार ने अपनी एक्साइज रेवेन्यू कम की नवंबर 2021 में और मई 2022 में। अभी आप देखिए तो क्या है, दैट्स व्हाई भारत में पेट्रोल प्राइसेस सिर्फ 2% बढ़े हैं। डीजल में छोड़िए, अब गैस पे आइए, गैस पे अंतरराष्ट्रीय दाम बढ़े हैं 380%, हमारे यहां सिर्फ 70% बढ़े हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये नई कदम उठाए होते तो हमारे यहां भी 2% नहीं बनते पेट्रोल के दाम, वो 40, 50, 60% बढ़ते। पर ये उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लिया क्योंकि हमारे यहां सिर्फ एनर्जी सप्लाईज सिक्योरिटी की बात नहीं है, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, कि हमारे जो भाई बहन हैं जो वर्किंग क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके पास उन पे असर ना पड़े। सही बात है सर, और ये बहुत जरूरी भी था। अफसोस ये होता है कि सर हमारे जैसे कुछ लोग तो बताते हैं कि देश से जुड़ा मसला है, ये पॉलिटिक्स से जुड़ा मसला नहीं है, क्योंकि दुनिया इस वक्त जल रही है और भारत उसमें कितनी बेहतर स्थिति में, ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसमें भी आपदा में अवसर ढूंढते हैं, अपनी पॉलिटिक्स, अपने रास्ते ढूंढने का, क्योंकि उनको इसमें कुछ देखना होता है, और वो भारत को श्रीलंका से कंपेयर करने लगते हैं। ये भी अपने आप में एक विडंबना है। लेकिन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप सर, आप जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू, आपने इस प्रोग्राम में शामिल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये सारे आंकड़े आपको इसलिए दिखाए क्योंकि भारत पूरी दुनिया के मुकाबले की स्थिति में आपको समझ में, भारत कितनी स्वतंत्रता से फैसले ले रहा है और उसका दुनिया पर कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ये आप समझ पाए। गर्व से कहिए हम भारत में। पाठशाला में अब बर्बाद चीन का नया चैप्टर। भारत तो आबाद है, लेकिन चीन कैसे बर्बाद हो रहा है सुनिए। जहां पहले कंपनियां फैक्ट्री बंद करके चीन से भाग रही थी, अब चीन के लोग भी फैक्ट्री छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, उसका चैप्टर।
आपको याद भी नहीं होगा कि आपने पिछली बार मास्क कब पहना था, याद है? अब तो लोग मास्क भूल गए। इक्का दुक्का कोई दिखता है तो लोग उससे पूछते मास्क क्यों पहने हो भाई, कोरोना हो गया क्या? ये इंडिया का हाल है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत में कोरोना कंट्रोल में, यहां अधिकतर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बूस्टर डोज भी लोगों ने लगवा ली। चीन में भी यही सब हो चुका है, वहां पर भी वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन वहां अब भी हाल यह है कि कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा भाई लोगों से, और इस तरह का सख्त लॉकडाउन बार बार लगाया जा रहा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हालात यह हैं कि चीन के लोग फैक्ट्रियां छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये चीन में एप्पल का आईफोन खरीदते हैं ना, वो एप्पल का आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन ग्रुप की फैक्ट्री है, जहां क्वारंटीन से परेशान होकर यहां के कर्मचारी फेंसिंग, नुकीली फेंसिंग है, उससे कूद कूद के फांद कर भाग रहे हैं। ये आपको देखने में लग सकता है कि जेल से कैदी भाग रहे होंगे, लेकिन एप्पल का आईफोन बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री, वहां से कर्मचारी भाग रहे हैं कूद कूद के। ये चीन का हाल है। फ्रस्ट्रेशन का लेवल सोचिए क्या होगा कि लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। ये लंबा चौड़ा फेंस है, उसको फांद के भाग, गेट से नहीं जा पा रहे हैं। इस फैक्ट्री के मेन गेट पर सिक्योरिटी पुलिस खड़ी है जो मारती है, पीटती है, अंदर चलो, तो कर्मचारियों को वापस जाना पड़ता है। तो ये लोग क्या सोचे कि कूद के भाग जाओ। ये चीन का हाल हो रखा है। कुछ दिन पहले इस फैक्ट्री को कुछ कर्मचारियों में संक्रमण की खबर आई। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहां जितने लोग मौजूद थे उन्हें क्वारंटीन कर दिया। और यह चीन में एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जिसमें 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं जिससे यह पता चलेगा कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं। अच्छा, वो एप्पल वाली फैक्ट्री में ये हो रहा है, उसमें भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अभी वहां कर्मचारी कूद कूद के भाग रहे हैं। यही हाल रहेगा तो एप्पल की कंपनी भी कूद कूद के इंडिया आ जाएगी, वो भी चाइना का बॉर्डर फांद लेगी। चीन सरकार के आदेश पर ये जो लोग आप देख रहे हैं, इन लोगों को क्वारंटीन तो कर दिया, लेकिन इनके खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखा। जब यहां कर्मचारियों के लिए खाने के पैकेट आते हैं तो यहां किस तरह का गदर मचता है वो एक बार देखिए। लूट मचती है, लूट बॉस, कि पता नहीं अगला खाना कब आएगा। यहां के ज्यादातर कर्मचारियों को 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। लोगों के पास खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है, ऊपर से क्वारंटीन की यातना, जेब में पैसा नहीं, पेट में खाना नहीं, क्या करेंगे, इसलिए भाग रहे हैं। ये हाल है बॉस चीन का। और हमारे यहां कुछ नेता बैठ के कहते हैं उनको चीन का मॉडल पसंद आता है। हमारे यहां कुछ नेता से चीन के बारे में कुछ बुलवा लीजिए, गलत या उल्टा, या चीन की आलोचना करा लीजिए, उनकी जीभ ऐसी लपलपाती है जैसी वो चॉकलेट खा के नहीं लपलपाती है, बोल ही नहीं पाते। ये चीन का हाल है। हमारे यहां लोग कहते हैं गरीब को खाना राशन दे दिया फ्री में, क्या हो गया? वहां एक फैक्ट्री में खाना देने नहीं आ रहा है उन लोगों को, और यहां 80 करोड़ लोगों को राशन मिला कोरोना के संकट काल के वक्त। ये अपना देश है। अपने देश पे गर्व करना भी तो सीखिए। कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको बोलना तो सीखिए। कलाम साहब सबको पसंद आते हैं, लेकिन जब वो कहते थे कि कुछ अच्छा हो तो वो भी बताओ, वो लोगों को नहीं आता। चीन में सब कुछ डंडे के जोर पर है। अगर विरोध करोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। इसे कहते हैं तानाशाही। कुछ लोगों को इंडिया में तानाशाही दिखती है, ये होती है बॉस तानाशाही। चीन में लॉकडाउन का हाल यह है कि वहां डंडे के जोर पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लोगों को घरों में कैद कर दिया है। लोगों को पकड़ पकड़ कर क्वारंटीन सेंटर भेज दे रहे हैं, जहां लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, बहुत सी जगह बिस्तर नहीं है। एक बार वीडियो दिखाइए कैसे लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं, देखिए। अब ये बोल तो चू चा ची चू कुछ रहा है मैंडरीन में, लेकिन कम से कम उनकी बातें सुनकर, चीख सुनकर समझ में आ रहा है कि दर्द वही है कि बचाओ बचाओ। आप तस्वीर देखिए, कई इलाकों में क्वारंटीन के नाम पर इतने छोटे टेंट बनाए गए जहां आदमी ठीक से बैठ नहीं सकता। लेटना तो बहुत दूर की बात है, इसमें कह रहा है कि तुम क्वारंटीन हो जाओ। ये टेंट है, इसको टेंट कहते हैं। 2x2 का टेंट है। अरे ठीक है, चीन के लोगों की हाइट बहुत नहीं होती, लेकिन इतनी भी थोड़ी होती है कि इसमें कैद कर दोगे। ये तो लग रहा है सूटकेस में पैक करके कहीं भेजने वाले। कई जगह क्वारंटीन बॉक्स के ऊपर नुकीले हुक लगा दिए ताकि कोई भाग ना सके। ये देखिए, ये क्वारंटीन बॉक्स बनाया, उसमें पैर ठीक से आ नहीं रहा है, आदमी परेशान है, वहां सुई लगा दी, निकलो तुम, अभी तुम्हारा छिलाएगा दे। ये हालत कर दी।
ये है चीन। इसको कहते हैं तानाशाही, इसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट। इंडिया पसंद आ रहा है, मतलब मेजॉरिटी को तो आता ही है। उनको जिनको इंडिया में कुछ पसंद नहीं आता उनसे पूछ रहा हूं, ये देख के पसंद आ रहा है? इधर कुछ चेंज हो रहा है? एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन उसको भी उस गड्ढे में गिरना पड़ता है। चीन ने पूरी दुनिया में तबाही लाने के लिए जो वायरस फैलाया वो अब चीन से जाने का नाम नहीं ले रहा। फिर से कोरोना फैलने के खतरे को देखकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दी। इसके तहत कभी भी किसी भी इलाके में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस समय चीन के 28 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। 21 करोड़ लोग इससे प्रभावित और परेशान हैं। चीन के अधिकारी, ऑफिस, रिहायशी बिल्डिंग में कभी भी इसको सील करने का ऑर्डर मिला हुआ है कि उसको क्वारंटीन सेंटर बना दो जब तुम्हारा मन। अगर किसी ने विरोध किया तो सेना और पुलिस उठाकर ले जा सकती है, क्वारंटीन वाली यातना दे सकती है। तो बोलने की भी इजाजत नहीं है, चू चपड़ न कर लेना, यह बोल दिया गया। कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए एक खास तरह की स्मार्ट ब्रेसलेट पहनाई जा रही है, देखिए, जिससे उन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। अगर घर से बाहर निकले तो कार्रवाई कर दी जाएगी। अरे भाई, एक ढंग की असरदार वैक्सीन ही बना लेते तो ये सब नहीं करना पड़ता, या इंडिया ही से मांग लो अगर इतना लग रहा है तो। लेकिन नहीं, वहां तो नाक का प्रश्न है, तो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब आपको समझ में आ रहा है कि इंडिया कोरोना से कितनी बेहतर स्थिति में निकल आया है, कितनी बेहतर स्थिति में है और कितना बेहतर और हो सकता है। अकड़ इतनी है चाइना की कि जिनपिंग किसी के सामने हाथ फैलाएगा। लो, यह हालत हो रखी है चीन की। यहां यह भी जानना जरूरी है कि चीन में कोरोना कम क्यों नहीं हो रहा, क्यों कोरोना ने चीन को परमानेंट घर बना लिया, वो भी तब जब चीन में भी वैक्सीन लगी, लोगों को बूस्टर डोज लगा है। इसका कारण यह है कि चीन की वैक्सीन में ही दम नहीं है। ये भाई क्या करता है, इनको तो आदत लगी है, घटिया माल लगा बनाओ, इंडिया भेज दो। तो इनको अच्छा माल बनाने की तो आदत ही नहीं है, इनका माल चलता ही नहीं है। इन भाई लोगों ने वैक्सीन बनाई, आदतन वही वैक्सीन बना ली घटिया वाली, वो वैक्सीन चल ही नहीं रही है, दम नहीं है उसमें, और इंडिया को भेज नहीं सकते क्योंकि इंडिया अपना बढ़िया बना चुका है। इंडिया ने कहा रखो अपने पास, रख लिए, लगा रहे हैं, काम कर ही नहीं कर रहा है। चीन की वैक्सीन कंपनी सिनोफार्म ने 2 वैक्सीन बनाई थी, दावा दिया कि इसमें एक 80% और दूसरी लगभग 73% कारगर है। ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया भर के देश वैक्सीन खरीद लें और चीन की कुछ कमाई हो जाए। लेकिन यह माल तो चाइनीज था, पोल खुल गई, दुनिया भर के लोग भी मान गए कि चाइनीज माल पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इस वैक्सीन के साथ भी हुआ। खुद चीन के अधिकारी मान रहे हैं कि उनकी वैक्सीन में दम ही नहीं है, इसलिए संक्रमण रुक नहीं रहा है। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के चीफ गाओ फू ये कह चुके हैं कि चीन में मौजूदा वैक्सीन उतनी असरदार नहीं है, इसे और असरदार बनाने के लिए एक रणनीति बनानी होगी। अभी भाई लोग रणनीति ही बना रहे हैं, इंडिया निकल आया, जबकि इंडिया में इतना वैक्सीन पे लोग राजनीति किए, फिर भी इंडिया निकल आया। हमारे यहां की वैक्सीन के लिए लोगों ने कहा कि हम नहीं लगवाएंगे, पता नहीं बीजेपी की वैक्सीन है, याद है ना वो नेताजी, कुछ ने कहा कि तुम पहले लगा के दिखाओ। इंडिया में जब मिल रहा था, हमारे वैज्ञानिक बना रहे थे, तो उसमें लोग डाउट कर रहे थे। और चीन में देखिए क्या हुआ। WHO ने कहा है कि भारत की वैक्सीन के दोनों डोज का असर 99.3% देखा गया है, जबकि चीन की वैक्सीन का असर 79% से नीचे है। यह चाइनीज माल और दूसरी तरफ है भारत का कमाल, जिसकी वजह से आज आप बिना मास्क के घूम फिर रहे हैं। तो इसलिए बोलिए गर्व से कि आप भारत में हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, आज समय खत्म हो गया पाठशाला में, और आपको प्रॉमिस किए थे एक चैप्टर और खोलेंगे, हिंदू चोल राजाओं का चुनाव आयोग। वो आप देखकर दंग रह जाएंगे। वो आज रह गया, वो कल रात 9:30 बजे एकदम अपॉइंटमेंट लीजिए। ऐसा चैप्टर है कि दिमाग की घंटी बज जाएगी। उस जमाने में हिंदू चोल राजाओं ने जो किया था, 9:30 वो, और 8:50 में कल पाठशाला शुरू होगी, तो मुलाकात होगी। तब तक जय भारत।